तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि कृष्णाराज जो सागर बांध है वो किस नदी पर है। कृष्णाराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर बनाया गया, कावेरी नदी पर बनाया गया। कावेरी नदी का जो विवाद है वो किन किन राज्यों में देखने को मिलता है। तो कावेरी नदी विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, ये चार हमें यानी 3 राज्य और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। तो देखने को मिलेगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। ठीक है। भारत में मताधिकार किस प्रकार का अधिकार है। भारत में मताधिकार संवैधानिक अधिकार होता है, ये ध्यान रखेंगे, संवैधानिक अधिकार होता है। ठीक है। बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है। बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। बाह्य हिमालय शिवालिक के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अनुपम झील कहाँ पर पड़ता है। अनुपम झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है, यानी कि डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है कि अनुपम झील किस स्टेट में, तो बिहार में पड़ता है। ठीक है। बिहार में कहाँ पर, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में ये स्थित है। कामा झील कहाँ पर है। कामा झील रूस में पड़ता है, कामा झील रूस में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां संशोधन संबंधित है किससे। 24वां संविधान संशोधन संबंधित है मौलिक अधिकार से। ठीक है। मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये याद रखना है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास समिति कहाँ पर है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास समिति हैदराबाद में पड़ता है। ठीक है। ग्रामीण विकास संस्था भी हैदराबाद में स्थित है, बहुत बार पूछा गया। पंचायतों की मुख्य विशेषता अधिनियम कब संबंधित है। पंचायतों की मुख्य विशेषता जो अधिनियम है वो संबंधित है 1996 से, 1996 से। भारत का आर्थिक इतिहास जो पुस्तक है किसने लिखा है। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक को लिखा गया आरसी दत्त के द्वारा, आरसी दत्त। नल्ला मल्ला जो है, नल मल्ला कह सकते हैं, नल्ला मल्ला या फिर नल मल्ला पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नल मल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। वीणा में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है। वीणा में कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है, तो खींची हुई जो तार होती है वो ध्वनि को उत्पन्न करता है। और ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय मुंबई में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन की बाण सागर जो परियोजना है, बाण सागर परियोजना का संबंध किस स्टेट से, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों आपको याद रखना है। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा होती है, यानी बिहार में किस मानसून के दौरान वर्षा देखने को मिलता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। भारत में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो इसी मानसून के कारण होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है उसके साथ, यानी 8 राज्यों के साथ और एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन कि किसके कारण स्थल और समुद्री समीर होते हैं। स्थल और समुद्री समीर होते हैं संवहन के कारण। ठीक है। संवहन के कारण, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र मुंबई में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा राज्य की बात करें तो केरल है, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.85%। सेकेंड नंबर पे जो साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, लगभग यहाँ पे 87.10%। और थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार 86.63%। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। ठीक है। आयरलैंड से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, जॉन मैकार्थी को। किसे, जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। घर और बाहर उपन्यास जो है वो इसके लेखक कौन है। घर और बाहर उपन्यास जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। गार्डनर याद रखिएगा, साथ ही साथ इनकी जो फेमस गीतांजलि आपको याद रखना है, और भी बहुत सारे हैं जैसे गोरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धन्वंतरी दरबारी थे किसके। धन्वंतरी जो थे वो किसके दरबारी थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहते थे। ठीक है।
अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है, जिसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जॉन निकल्सन ने किया था। जॉन निकल्सन ने किया था। नेक्स्ट वन की प्राचीन भारत में प्रयुक्त शब्द कमाकार। कमाकार का अर्थ क्या होता था? तो प्राचीन भारत में प्रयुक्त शब्द कमाकार का अर्थ होता था भूमिहीन खेतिहर मजदूर। ठीक है, भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कहा जाता था कमाकार। इसके बाद नेक्स्ट वन कि छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद बना वो कौन था? मगध। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद बना था, महाजनपद बना था। नेक्स्ट वन की प्राचीन भारत में वनवासी को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में वनवासी को क्या कहते थे? निषाद। निषाद कहा जाता था। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो सांख्या स्तंभ। ठीक है, सांख्या स्तंभ। और ये पड़ता कहाँ पे सांख्या? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एसआई मेंस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन की प्रथम 3 तीर्थकर का क्रम क्या है? प्रथम 3 तीर्थकरों का क्रम क्या है? तो पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ और तीसरे संभवनाथ। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मुक्ति। ठीक है, मुक्ति। और जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? कैवल्य के नाम से। ठीक है, कैवल्य। काराकोरम, जास्कर, शिवालिक तथा लद्दाख पर्वत का उत्तर से दक्षिण तक जो श्रृंखला है, इसका सही क्रम क्या होगा? ध्यान रखिएगा, काराकोरम, जास्कर, शिवालिक और लद्दाख पर्वत का उत्तर से दक्षिण तक का जो श्रृंखला का क्रम है, सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, कार ले जा शिव। कार ले जा शिव कैसे याद रखिएगा? देखिए, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक हमें सजाना है, ऊपर से नीचे तक हमें आना है। ठीक है, तो ऊपर में सबसे उत्तर में पड़ेगा काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर और लास्ट में आपका शिवालिक आता है। और इसको बाह हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो कार ले जा शिव याद रखिएगा, कार ले जा शिव। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, इसी तरह की रोजाना एक न्यू वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट वन की हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये कथन किसका था? हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये कथन था बी.आर. अम्बेडकर का। बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत प्रबंधन प्रणाली है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो था वो धौलावीरा, और आपको पता है कि धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, भारत के लौह अयस्क भंडार किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हुए हैं? भारत के लौह अयस्क भंडार जो है वो किस चट्टान प्रणाली से जुड़े हुए हैं? तो धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली से जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा के करनाल में। उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु कब होता है? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि पूरे वर्ष में 2 बार विषु होता है, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को, दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की उपसौर की घटना कब घटती है, जिसको हम लोग पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं। और उपसौर वो घटना है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो उपसौर की घटना 3 जनवरी को घटता है, जबकि अपसौर, जिसको हम लोग अपहेलियन के नाम से जानते हैं, अपसौर, ये 4 जुलाई को होता है, जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 149 में कर्तव्यों का वर्णन 149, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का सबसे दक्षिणी सीमा कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिणी जो सीमा है, पर्वत है, वो आपका कार्डमम होता है। ठीक है, कार्डमम, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको पता है कि भारत की जो मुख्य भूमि अगर हम बात करें तो मुख्य भूमि कन्याकुमारी, लेकिन वैसे अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु बात करें तो इंदिरा पॉइंट होता है, लेकिन ये पर्वत है कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है,
वाकर कप किस खेल से संबंधित है? वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। स्टम्पर का संबंध किससे? स्टम्पर जो कि आपका फुटबॉल से है, स्टम्पर। नेक्स्ट वन, नान मंडोल जो तूफान है ने दस्तक दिया है कहाँ पर? तो नान मंडल जो तूफान है वो जापान के अंतर्गत देखने को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ के लेखक कौन है? मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ के लेखक हैं मनोज बाजपेयी। ठीक है, मनोज बाजपेयी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि यूनानियों को बाहर से बाहर निकालने का श्रेय, यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। सबसे अधिक समय तक शासक कौन रहे? यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासक रहे तुगलक वंश। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को, जो कि एम.एन. रॉय के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम जो कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर, ये ध्यान रखिएगा, मुंगेर। ठीक है। किस अधिनियम में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया? अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है, 1909 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और एक और नाम आप याद रखेंगे, आनंद मोहन बोस। इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कि किस अधिनियम में स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? स्वदेशी के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 आप देख रहे हैं, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कमेंट करके बताना है। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में पड़ता है। ठीक है, ब्रुसेल्स में। देखिए, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देख लीजिएगा, और इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। ठीक है, और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप रिविजन्स कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आपको सुविधा होगी अगर आप अपने जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे सर्कल में अगर आप क्यूज़ वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आप इसको क्यूज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरह से आपका रिविजन्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना, तो मैंने सोचा चलो बता दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था, और वो थे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो कि पक्षियों के काफ़ी फेमस चित्रकार थे मुग़ल दरबार में, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में दीवाने आरिज या फिर दीवाने अर्ज क्या हुआ करता था? तो ये भी हाल ही में आप पेपर दे कर आए थे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। सैन्य विभाग। ठीक है, सैन्य विभाग। और ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने किया था। गुलाम वंश के जो एक शासक थे बलबन, उसने किया था दीवाने अर्ज या फिर दीवाने आरिज। अगला प्रश्न, किसने मुग़ल दरबार में चहार तस्लीम लागू किया था? चहार तस्लीम को लागू किया था किसने? तो शाहजहाँ यहाँ पे सही आंसर बन जाता, शाहजहाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम शासक कौन था? अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वन है कि बंगाल में अमला क्या होते थे? बंगाल में अमला क्या होते थे? तो बंगाल में अमला हम लोग जमींदारों को जानते थे, जमींदारों को कहा जाता था अमला। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया गया कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उनको फारसी कहाँ सीखी? उन्होंने फ़ारसी कहाँ सीखी थी? ये क्वेश्चन है कि उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फ़ारसी कहाँ सीखी थी? तो ये आनंदपुर साहब बिल्कुल सही आंसर होगा, आनंदपुर साहब। नेक्स्ट वन की निकोलो कॉन्टी नामक जो इटली यात्री था वो किसके दरबार में आया हुआ था? निकोलो कॉन्टी एक इटली यात्री था और ये देवराय प्रथम के दरबार में आया हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा जो है वो किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। और इसको लिखा है किसके द्वारा, मतलब ये किसने लिखा है? तो जहाँ आरा बेगम के द्वारा ये लिखा गया था, मुनीस अल अरवा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन पर ये आधारित है।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि बुरहान उल मुल्क उपाधि किसकी थी। बुरहान उल मुल्क जो उपाधि थी वो शहादत अली खां की थी, शहादत अली खां की थी, ये नाम याद रखेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2005 से संबंधित है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखने। देखिए पहला क्वेश्चन कि ये कब अधिनियमित किया गया था, तो ये अधिनियमित किया गया था 15 जून को, ठीक है, 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया। अगर पूछे कि लागू कब किया गया था तो 12 अक्टूबर, ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। तो अधिनियमित पूछा जाए तो 15 जून, लागू पूछा जाए तो 12 अक्टूबर, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान किया गया, जिसमें 4 सदस्य एक अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है रोवर्स कप, एक होता है रोजर्स कप। तो रोजर्स अगर पूछा जाए, रोजर्स, तो रोजर्स कप का संबंध होता है टेनिस से, रोजर्स टेनिस से, लेकिन रोवर्स कप फुटबॉल से, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव पर रोक लगाता है, और ये अनुच्छेद है 16, अनुच्छेद 16 करेक्ट होगा। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था, तो अनुच्छेद 19 का ये हिस्सा था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसको हटा करके एक कानूनी दर्जा दिया गया है। और अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 300 के फर्स्ट के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, 300 के फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, अगला प्रश्न क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्राय जो मैदान है वो संबंधित है किससे। संप्राय मैदान का संबंध होता है नदियों से, नदियों से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है वो 1948 में जीता था। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बर्डी, ईगल और अल्बाट्रस जो कि सभी शब्द किस खेल से संबंधित है। बर्डी, ईगल और अल्बाट्रस जो है, इन सभी शब्द का संबंध गोल्फ से हो जाता है, गोल्फ से, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़। लेकिन नेहरू कप अगर पूछा जाता है तो नेहरू कप का संबंध हो जाता है किसके साथ, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है नेहरू कप, जो कि नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से। नेक्स्ट वन कि देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है। देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। भारत के वन पुरुष के नाम से किसे जानते हैं, भारत के वन पुरुष, तो जावेद पायेंग, यहाँ पे याद रखेंगे जादव पायेंग, ठीक है, जादव पायेंग। और इस पे मैंने एक अलग पार्टिकुलर वीडियो बनाया है, अलग अलग जो जैसे कि भारत के आइसमैन के रूप में किसे जाना जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, इन सभी पर मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ कुछ, जैसे मैं अभी बताया, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। आइस मैन ऑफ इंडिया जो कि चेवांग नारफेंग होते हैं, ठीक है, नारफेल होते हैं, चेवांग नारफेल, उनको कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग सलीम अली को जानते हैं। इस तरह से मैंने एक पूरा वीडियो ही बनाया, आप उसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, भारत में प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटें कितनी हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति अगर हम बात करें तो यानी एससी की बात की जाती है, स्केड्यूल जो कास्ट है उनको 84 सीटें, जबकि स्केड्यूल जो ट्राइब हैं जनजाति एसटी उनके लिए 47 सीटें हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही आंसर है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। अशोक के शिलालेख हमें ब्राही लिपि में देखने को मिलता है, ब्राही लिपि में। अगला क्वेश्चन ये है कि क्षय रोग कब मनाया जाता है। क्षय रोग दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को। पाथवे टू गॉड पुस्तक किसकी है, तो महात्मा गांधी की, ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि एक प्रकार का वैधानिक निकाय है,
ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का वैधानिक निकाय। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 1993, ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 ये डेट याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। और रही बात कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, ठीक है, रंगनाथ मिश्र। वैसे जो न्यायमूर्ति होते हैं उन्हीं को मनाया जाता है, तो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में है। और कार्यकाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका कार्यकाल आप याद रखेंगे कि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वो यहाँ पे कार्यकाल माना जाता है, ठीक है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा मतलब की जाती है, ठीक है। यहाँ से आपको इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है। चलिए, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर स्थित है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा, राजगीर के अंतर्गत। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना। और अगर हम भारत में बात करें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति जो कि 66-67 हम जानते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इसमें किस फसल में उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, तो गेहूं यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, गेहूं। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ता है पनामा नहर, ठीक है। और पनामा जो सिटी है, हाल ही में पूछा गया था कि पनामा का राजधानी क्या होता है, तो पनामा की राजधानी पनामा सिटी होता है। नेक्स्ट उनकी बिहार विभूति, बिहार विभूति कौन किसे जाना जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव उसके कितने समय के अंदर होने चाहिए, तो ये आपका 6 माह बिल्कुल सही आंसर होगा कि 6 माह के अंदर होना चाहिए, 6 माह करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा होता है, वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयुक्त गैस होता है H2 हाइड्रोजन गैस। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी को जानते हैं, अरवरी जो कि एक राजस्थान में ये बहती है, अरवरी नदी सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी तो आपको पता ही है, गंगा सबसे बड़ी है, सेकंड नंबर पे हम लोग गोदावरी को रखते हैं, थर्ड नंबर पे ब्रह्मपुत्र, चौथे नंबर पे आता है कृष्णा नदी। भारत की 4 सबसे बड़ी नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन की पवन ऊर्जा उदाहरण है, पवन ऊर्जा किसका उदाहरण है, तो पवन ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण माना जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट वन है कि राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये 161 अनुच्छेद में, 161। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु कौन सा है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडागर्त, ठीक है, सुंडागर्त। तुंगभद्रा और भीमा सहायक नदी है, तुंगभद्रा और जो भीमा आप देख रहे हैं ये किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी भी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन कि संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, तो पुस्तक के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। संस्कृति के 4 दिन रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। जीरो घाटी किस राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जीरो घाटी, तो जीरो घाटी पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, ये नाम याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जीरो घाटी, ठीक है। साइलेंट वैली आपने बहुत बार सुना होगा, साइलेंट वैली केरल में बार बार पूछा जाता है। जबकि सिलिकॉन वैली किसे जानते हैं, तो बेंगलोर को जाना था सिलिकॉन वैली। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि सर्वोदय, ठीक है, सर्वोदय योजना तैयार की गई थी किसके द्वारा, सर्वोदय योजना तैयार की गई थी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण जी। अगला वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंदो घोष ने किया था, नाम याद रखिएगा अरविंदो घोष। सप्तकृषि की अवधारणा, सप्तकृषि की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गई थी, सप्तकृषि की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा पिछली बार पेपर में पूछा जा चुका था बीपीएससी में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्यों स्थगित कर दिया था, तो चौरी चौरा कांड आपको पता है कि हुआ था इस वजह से। तो जल्दी से बताइए कि चौरी चौरा कांड का डेट क्या था, डेट के साथ मैं पूछ रहा हूँ, डेट के साथ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र
किसने स्टार्ट किया? तो नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र, इसके साथ जवाहरलाल नेहरू संबंध होंगे। चलिए, इसके बाद उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया गया था, किसके द्वारा? उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचार पर जोर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे? इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन यहाँ पे सही होगा। और इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो कि डेट की बात करें तो 9 फरवरी 1883, डेट याद रखिएगा, 9 फरवरी 1883। लॉर्ड रिपन के संबंध में 2 पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में इन्हीं के समय में आया हुआ था, और भारत में जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई वो 1881 से इन्हीं के समय में स्टार्ट हुआ। सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन 10 वर्ष के पश्चात जो नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई, जो वर्तमान में चलती आ रही है 2001, 2011 इस तरह से, तो ये लॉर्ड रिपन के संबंध में ही हुआ था। ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को जो कि भारत के द्वारक की संज्ञा भी दी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? तो ध्यान देना कि क्रोएशिया की मुद्रा होता है कूना। यहाँ से एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की जो राजधानी होती है वो जाग्रेब होता है। ठीक है, जाग्रेब, राइट। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की भारत 2020 पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत 2020 पुस्तक के लेखक थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से फेमस थे। नेक्स्ट वन, सरस्वती चंद्र उपन्यास के लेखक कौन है? सरस्वती चंद्र उपन्यास के लेखक हैं गोवर्धन राम त्रिपाठी। गोवर्धन राम त्रिपाठी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो रिजर्व है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये किन किन स्टेट में फैला हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि गुजरात का जो कच्छ है वो सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो डिब्रू सैखोवा असम का। तो इन तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के अंतर्गत देखने को मिलेगा, इटली। पंचायतों की वित्तीय अवस्था। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन को प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का जो प्राधिकार प्राप्त है राज्यपाल को है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राज्यपाल को। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट वन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब गठन किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। और इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक तरीके से बताया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। जैसे इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष की बात करें, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु। ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है? तो अनाई मोदी को माना जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि घग्गर नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? घग्गर नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो छापरा में। एक्चुअली कहने का मतलब ये हुआ कि घग्गर नदी बिहार में गंगा से किस स्थान पर मिलती है? तो छापरा में मिलती है। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक कौन थे? तो गैर भारतीय जो थे वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में ये पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न नवाजा गया था। प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ही हुआ था आपका अलीनगर की संधि। ठीक है, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। नेक्स्ट वन की 16 महासंपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है? बात यहाँ पे जैन ग्रंथ की जा रही है तो भगवती सूत्र सही होगा। अगर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में देखने को मिलता है तो अंगुत्तर निकाय, ये ध्यान रखेंगे, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे?
इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक थे रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा 1942। फियरलेस गवर्नेंस जो है पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है जो हाल ही में लिखी गई है किरण बेदी के द्वारा। और इनकी एक और पुस्तक जो कि काफ़ी फेमस थी, आई डेयर। ठीक है, आई डेयर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना हुआ था 1767 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बंकर, कैडी और फेयरवे। बंकर, कैडी और फेयरवे संबंधित है। ये शब्दावली है किस खेल से? गोल्फ से संबंधित शब्दावली है। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय अभी जस्ट मैंने आपको बता ही दिया, देहरादून में, जिसकी स्थापना 1767 में हुई थी। मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता था? मौर्य काल में सीता का अर्थ था शाही भूमि से राजस्व प्राप्त, जिसको सीता कहते थे। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है वो अफ्रीका में देखने को मिलता है, अफ्रीका में। विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भाग 4 के क के अंतर्गत। ठीक है, भाग 4 के क के अंतर्गत जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर पूर्व सोवियत संघ से ये ग्रहण किया गया था, इंस्पायर होकर के। ठीक है फ्रेंड, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। और 11वां जो जोड़ा गया 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के। नेक्स्ट वन है कि छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर टॉर्क का निर्माण होता है। टॉर्क का निर्माण होता है किससे? तो ग्रेनाइट से होता है, ग्रेनाइट से होता है। हबन-टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। हबन-टोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से कि तारों का रंग निर्भर करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर, उनके तापमान पर निर्भर करता है तारों का रंग। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या होता है? ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी होता है नूक। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन कराता है? ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव कराता है। पंचायतों की अवधि, ठीक है, पंचायतों की अवधि जो 5 वर्ष है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के ई के अंतर्गत। ई यानी कि ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो इस तरह से याद रखिएगा, अवधि 5। केरल गॉड्स ऑन कंट्री। केरल गॉड्स ऑन कंट्री, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। शशि थरूर। इथोपिया की मुद्रा क्या होती है? इथोपिया की मुद्रा होती है वीर। जिसकी राजधानी की बात करें, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। इसका हमेशा राजधानी पूछा जाता है, अदीस अबाबा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। नोक्रेक जैव मंडल कहाँ स्थित है? नोक्रेक जैव मंडल स्थित है मेघालय के अंतर्गत। मेघालय को देखने को मिलेगा, मेघालय में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं? लवणीय जो मृदा है इसको हम लोग ऊसर मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सुइल नदी परियोजना किस स्टेट में? सुइल नदी परियोजना किस स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरों में निवास करता है, यानी शहरी क्षेत्र में? तो 11.3%। 11.3% जो बिहार की जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। नेक्स्ट वन है कि भारत का स्कॉटलैंड। भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? कुर्ग को। कुर्ग जो कर्नाटक में स्थित है, कुर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे छोटा पड़ोसी देश हो जाता है यहाँ पे मालदीव। ठीक है, मालदीव। अगला प्रश्न कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को ही इसलिए मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नाइजीरिया की राजधानी क्या होता है? नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मंद लोक संगीत। मंद लोक संगीत का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से। मंद लोक संगीत का संबंध राजस्थान से। मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी फसल कौन सा है? मृदा अपरदन को कम करने के लिए सबसे प्रभावी जो फसल है वो चना होता है, चना। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताइए कि चना जो है वो किस फसल के अंतर्गत देखने को मिलता है? रबी या फिर खरीफ या फिर नकदी, किसके अंतर्गत हमें चना को देखने को मिलेगा? कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न कि शक छत्रप
रुद्रदामन की पुत्री का विवाह सतवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से होना किस अभिलेख में मिलता है? तो ये गिरनार अभिलेख में देखने को मिलेगा, गिरनार अभिलेख में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न कि भारतीय की शिक्षा के लिए यानी भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रत्येक एक वर्ष में मतलब प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे, ये किस चार्टर अधिनियम में बात कही गई थी? तो 1813 का चार्टर अधिनियम में ये घोषणा की गई थी। हड़प्पा का अर्थ क्या होता है? हड़प्पा का अर्थ होता है दफन शहर, दफन शहर, जबकि मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सबसे पहले शब्द किसने गढ़ा था? जॉन मार्शल ने, जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया कि बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म में पातिमोक्ष का अर्थ क्या होता है? तो संघ का शासन, संघ का शासन। अगला प्रश्न कि राजतरंगिणी कब लिखी गई थी? राजतरंगिणी जो है वो कब लिखी गई थी? तो कल्हण के द्वारा लिखी गई थी और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कल्हण के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। गीत गोविंद को कितने अध्यायों में बांटा गया या फिर कितने अध्यायों में लिखा गया? तो गीत गोविंद जो है वो 12 अध्यायों में लिखा गया, 12 अध्यायों में। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। ठीक है, जयदेव और लक्ष्मण सेन के दरबार में ये रहते थे। ये 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट वन कि सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के समय में हुआ था? औरंगजेब करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट वन कि भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य, भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय गौरव के अंतिम सूर्य के रूप में शिवाजी को जाना जाता है, शिवाजी। दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक कौन था? दिल्ली को अपनी शक्ति के केंद्र के रूप में चुनने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि किस प्रांत को कभी पूर्व का अन्न भंडार, कभी पूर्व का अन्न भंडार कहा जाता था? तो बंगाल को कहा जाता था, बंगाल को। सत्यशोधक समाज के पहले सचिव कौन थे? सत्यशोधक समाज के पहले सचिव कौन थे? तो नारायण राव गोविंद राव, नारायण राव गोविंद राव। ध्यान रखिएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक की बात करें या फिर अध्यक्ष की बात करें तब यहाँ पे कहेंगे ज्योतिबा फुल्ले, जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा। लेकिन इसके पहले सचिव की बात करें तो नारायण राव गोविंद राव थे। ठीक है, किस अधिनियम को सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है? सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को, भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र, न्यू इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो एनी बेसेंट ने। जबकि न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका, देखिए ये दैनिक समाचार पत्र था एनी बेसेंट, लेकिन साप्ताहिक पत्रिका बिपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था। तो ये दोनों कन्फ्यूजन्स पॉइंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी? तो ये था आपका मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड यानी अमृतसर अधिवेशन था, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, सोमेंद्र नाथ टैगोर। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर चीज़ को मैं नहीं बता सकता। जैसे कि आप यहाँ पे अमृतसर संधि देख रहे हैं तो आपको खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर आपको करना क्या है? तो ऐसा मत करिए। जैसे अब यहाँ पे मैंने अमृतसर अधिवेशन आपको बताया तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जिज्ञासु बनिए कि हाँ अमृतसर अधिवेशन कब हुआ ये, तो जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था, तो कब किया? तो आप लोग कमेंट करके या फिर खोज करके अपने PDF में अगर प्रिंट आउट कराते हैं तो उस PDF में नोट डाउन कर लीजिए, याद रहेगा आपको। अब यहाँ पे मैंने बताया कि भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर, मैंने आपको बताया। तो कब की थी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, मैं सब कुछ तो बता ही रहा हूँ लेकिन कुछ कुछ मैं पॉइंट्स छोड़ता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लो। और रही बात अगर आपसे इतना मेहनत नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो से हम वो भी आपके लिए कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम किसके समय में आया था यानी गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लैंसडाउन, 1891 की बात है। ठीक है, अगला प्रश्न, शैल चित्रकला की खोज भारत में सर्वप्रथम किसने की थी? शैल चित्रकला की खोज भारत में सर्वप्रथम किसने की थी? सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्कीबोल्ड कार्लाइल। ठीक है, आर्कीबोल्ड कार्लाइल जो थे वो शैल चित्र की खोज भारत में सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। आर्कीबोल्ड बस याद रखिए, उतना भी काम चल जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट वन है कि महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर बनवाए गए थे किसके द्वारा। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर बनवाए गए थे किसके द्वारा, तो पल्लवों के द्वारा बनवाए गए थे, पल्लवों के द्वारा बनवाए गए थे। अगला पॉइंट से कि विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो कौन सा है, तो यूएस है। विश्व में सबसे बड़ा मक्का का उत्पादक देश कौन सा है, तो यूएस है, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। सबसे तेजी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है बिहार में। बिहार में, ये नाम याद रखेंगे, बिहार में हो रही है। किस संशोधन के द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 जो है, इसके द्वारा अनुच्छेद 352 में जो आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द लिखा गया था उसको सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। किस शहर को बौद्ध ग्रंथ में मज्जिमा निकाय में अंगुत्तरपा के रूप में उल्लेखित किया गया, यानी किस शहर को बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है मज्जिमा निकाय। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मज्जिमा निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है। इसमें अंगुत्तरप्पा में उल्लेखित किया गया, अंगुत्तरप्पा के रूप में उल्लेखित किया गया, तो बेगूसराय जो है इसको, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को ये डेट याद रखिएगा। भारत में डक्कन के लावा पथ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है। फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, दिल्ली में पड़ता है, याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा हम सिकंदरा में देखते हैं, जबकि बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, ठीक है। और जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था किसने, चोल काल में ये बनाया गया था, तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। भारत में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरीकरण का प्रतिशत 31.16%। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है, भागीरथी और भिलांगना। MM पुंछी आयोग जो है इसका गठन कब किया गया था। MM पुंछी आयोग का गठन केंद्र समन सिंह है, ये आपका 27 अप्रैल 2007 को। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है। स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तक के लेखक है R.K. नारायण, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बागला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है, और मैंने आपको कल वीडियो दिया था पूर्वोत्तर राज्यों के जो प्रमुख उत्सव हैं उनके नामों को आप याद रखिएगा। मेघालय में ये गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बागला महोत्सव। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है मांडो महोत्सव का संबंध गोवा से होता है। मांडो महोत्सव गोवा से, और कैलपोद जो महोत्सव है ये कर्नाटक के साथ संबंध रखता है, जबकि मडई उत्सव ये छत्तीसगढ़ के साथ। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, स्टैटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। माधवपुर मेला किस राज्य से संबंध रखता है। माधवपुर मेला का संबंध है गुजरात के साथ, गुजरात। कुछ बिहार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, क्रिकेट के साथ। कुछ बिहार ट्रॉफी क्रिकेट के साथ। अमृत दीवान कब, बैडमिंटन के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण कब किया गया था। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपण 1975 में किया गया था। मूसी और भीमा सहायक नदियां हैं किसकी। मूसी और भीमा सहायक नदी है कृष्णा की। कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है। कृष्णा का उद्गम होता है महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। भारत में प्रवाहित 3 सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली 3 सबसे बड़ी नदियाँ गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है कृष्णा, ठीक है। अगला प्रश्न, हरंगी, हेमावती, काबिनी, भवानी ये किसकी सहायक नदी हैं, तो ये कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है, कावेरी की सहायक नदी है। किस स्तूप को पवित्र बुद्ध की गद्दी माना जाता है। पवित्र बुद्ध की गद्दी माना जाता है, तो धामिक जो स्तूप है सारनाथ में स्थित है, धामिक स्तूप, इसी को पवित्र बुद्ध की गद्दी माना जाता है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में 1982 के अंतर्गत की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर, ये आप कमेंट करके बताएंगे, किस समिति की सिफारिश पर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है कि एनएनपी जो है क्या होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से अगर मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो। अगला प्रश्न, तसोमगो जो झील है, तसोंगमो जो झील है ये सिक्किम में स्थित है। तसोमगो जो झील है वो सिक्किम में स्थित है। इसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। इसी तरह से हम एक और सीरीज लाएंगे सिर्फ और सिर्फ जो कि साइंस का, ठीक है ना, साइंस का सीरीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से, राइट। अगला प्रश्न, एलिफेंटा गुफा समर्पित है किस देवता को? तो एलिफेंटा गुफा ये आपका शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि केप जो कोमोरिन है किस राज्य में स्थित है? केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है केप कोमोरिन। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ पुस्तक जो है वो किसने लिखा? तो स्टीफन हॉकिंस ने 1988 में इस पुस्तक को लिखा था। सिली पॉइंट जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम का संबंध पल्लव शासक थे और महेंद्र वर्मन प्रथम की ही एक रचना है मत्तविलास प्रश्न, ठीक है। मत्तविलास प्रश्न महेंद्र वर्मन की है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, जो कि अपने पिता का बदला लेने के लिए। अगला प्रश्न कि सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वन है कि पैगोंग तसो झील, पैगोंग तसो झील ये लद्दाख के अंतर्गत देखने को मिलता है। पैगोंग तसो झील लद्दाख में स्थित है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि छांदोग्य उपनिषद किस वेद से व्युत्पन्न हुआ है? छांदोग्य उपनिषद किस वेद से उत्पन्न हुआ है? तो सामवेद से, ठीक है, सामवेद। भारतीय संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है सामवेद को। अगला प्रश्न कि जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राजस्व घाटा, ठीक है, राजस्व घाटा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ओट्टम थुलाल और कुटियाट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से? ओट्टम थुलाल और कुटियाट्टम जो नृत्य इसका संबंध होता है केरल से, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, केरल से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, और देखिए यहाँ पे ओट्टम जो थुलाल है इसको जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली के रूप में भी नाम दिया था। अगला प्रश्न, नबन्ना जो त्यौहार है इसका संबंध किस राज्य से? नौबन्ना या फिर नबन्ना? नबन्ना त्यौहार का संबंध बंगाल और त्रिपुरा से हो जाता है, बंगाल और त्रिपुरा दोनों याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि माउंट थुलिवर जिसकी हाइट 642 मीटर कहाँ स्थित है? माउंट थुलिवर स्थित है ग्रेट निकोबार में, यानी कि ग्रेट निकोबार का सबसे बड़ा ये हो जाता है माउंट थुलिवर। उसके बाद डियो वाली की बात करें तो डियो वाली हो जाता है मध्य अंडमान में, और कोयोब जो है माउंट कोयोब ये दक्षिणी अंडमान में, जबकि सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में पड़ता है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी होती है, राइट, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40वां है, भारत का स्थान 40वां है। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र रस्त गुफ्तार, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न, 1944 में ब्रिटेन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो भारत के प्रतिनिधि थे आर के सन्मुखन सेट्टी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि आपको रोज़ाना इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अगला प्रश्न है कि सागा दावा जो है एक महोत्सव है, किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में, और ये बौद्धों का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बौद्धों का त्यौहार है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। और 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी प्रसिद्ध भारतीय गायक थे,
किसके गायक थे? तो हिंदुस्तानी गायक थे, हिंदुस्तानी गायक थे। ठीक है। अगला है महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में, और इसी से मिलता जुलता एक नाम होता है दक्षिण कालेश्वर। ठीक है, दक्षिण कालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट वन है कि रोज ऑफ गॉड, रोज ऑफ गॉड जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्री अरविंदो के द्वारा लिखी गई थी, और इनकी और भी जो रचना जैसे सावित्री पूछा जाता है, दी आवर ऑफ गॉड के रूप में पूछा जाता है, और पुनर्जन्म और कर्म, पुनर्जन्म और कर्म, ये तीन जो रचनाएं हैं इनकी काफ़ी फेमस है। सावित्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट वन, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। अगला प्रश्न कि कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है? केरल में, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य केरल में स्थित है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, और 1952 से इसको स्टार्ट किया गया था कलिंग पुरस्कार को। ठीक है। किस सिंधु घाटी स्थल को कोतड़ा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है? कोतड़ा टिम्बा के नाम से जाना जाता है किस सिंधु घाटी स्थल को? तो धौलावीरा यहाँ पे सही आंसर बनेगा, धौलावीरा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के नाम से किसे जानते हैं? हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के नाम से किसे जाना जाता है? सोर्तुगई जो है ये अफगानिस्तान में स्थित था, इसी को हड़प्पा वासियों की व्यापारिक चौकी के रूप में जानते थे, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त की हुंडों पर विजय का उल्लेख मिलता है? स्कंदगुप्त के हुंडों पर विजय का उल्लेख मिलता है भित्री शिलालेख में, भित्री शिलालेख में। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करा था? मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो सिकंदर लोदी ने, और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने ही कराया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि मुगल प्रशासन में धार्मिक अधिकारी के लिए शब्द का प्रयोग होता था? मुगल प्रशासन में धार्मिक अधिकारी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? मुहतसिब शब्द का प्रयोग किया जाता था। अय्यर ए दानिश, अनवर ए सुनावली और रजनामा किस मुगल शासक से संबंधित चित्रकला कार्य हैं? चित्रकला कार्य हैं, तो जहांगीर के संबंधित चित्रकला कार्य। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था? लॉटरी समिति का गठन हुआ था 1817 में, और किसके लिए? तो नगर योजना के लिए इसको गठन किया गया था, लॉटरी समिति 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधार संगठन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया था? किस समाज सुधार संगठन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से मोक्ष के आदर्श पर जोर दिया था? तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। कमेंट करके बताइए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में, शिशिर कुमार घोष 1875 इंडियन लीग। अगला क्वेश्चन है कि पत्रिका भारतीय समाजशास्त्री, पत्रिका का नाम है भारतीय समाजशास्त्री, को किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन जो सर्वेंट आप जानते हैं, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही किया था। अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता कौन थे? असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए पहले नेता थे CR दास, CR दास। ठीक है। असहयोग आंदोलन को रद्द किया गया था, आपको पता है किसके द्वारा? तो चौरी चौरा कांड जब हुआ था तो उसके कारण रद्द कर दिया गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया था? किस अधिनियम में कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध साधनों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया था? नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी या फिर पेड कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हमसे बात हो जाएगी व्हाट्सएप नंबर पे, आप मैसेज करेंगे और अपनी जो भी समस्या होंगी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे क्या करना है, किस तरह के बैचेज लेना है, क्या करना है, मतलब जो भी आपको स्टडी रिलेटेड जानकारी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, 24 सितंबर 1932।
अगला प्रश्न कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही के रूप में हम लोग जानते हैं विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे यहाँ पे ब्रह्मदत्त। और सत्याग्रह स्टार्ट ये हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में। अगला प्रश्न कि किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? किस घटना के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के विरोध में। ठीक है, क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 मतलब घोषणा हुई थी, 9 अगस्त से स्टार्ट हुआ। और उस वक्त लिन लिथगो जो कि वायसराय थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि दमन एक को शब्द जुड़ा है। दमन एक को जो है शब्द जुड़ा हुआ है किससे? तो संथाल विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। दमन एक को संथाल विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। रंगपुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह का संबंध किस स्टेट से? तो बंगाल में ये हुआ था, रंगपुर विद्रोह बंगाल में। दमन एको जो शब्द है ये हम उसको कहते हैं जहाँ जहाँ पर ये संथाल विद्रोह प्रभावित क्षेत्र था उसको दमन एको कहा जाता है। और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, ये ध्यान रहेगा। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन, किसने कहा साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? किसने कहा था कि साइमन कमीशन रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए? तो ये शिव स्वामी अय्यर ने कहा था, शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। अगला प्रश्न कि चिनूक स्थानीय पवन किस क्षेत्र में बहती है? चिनूक जो है वो स्थानीय पवन है और ये किस क्षेत्र में बहती है? तो प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज में, प्रेरीज आप जानते हैं वहाँ पर बहता है, घास का मैदान है एक तरह का। तो ये उत्तरी अमेरिका में बहता है चिनूक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सांता एना पवन जो है वो कहाँ पर बहता है? सांता एना पवन बहता है कैलिफोर्निया क्षेत्र में, कैलिफोर्निया क्षेत्र में।